अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। बेशक ओलंपिक्स जो है इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन कई दास्तानें जो हैं वो रकम कर गया है। कई प्लेयर्स की जर्नीज हैं जो आपसे डिस्कस करना बाकी हैं। कई चीज़ें ऐसी भी जो हैं जो पॉजिटिव हुई हैं और बहुत सी बातें नेगेटिव भी हैं। क्रिटिसाइज जो प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन काफ़ी हद तक जो प्लेयर्स को इज्जत भी बख्शी गई है। इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जब भी ओलंपिक्स आते हैं और आके गुजर जाते हैं 4-5 दिन और 4-5 हफ्तों तक तो हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, खबरें बताते रहते हैं कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है और इस प्लेयर ने इस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है, वज़ीर आज़म ने बुला लिया है, वज़ीर आला ने बुला लिया, ये इनामात का ऐलान कर दिया, लेकिन वो इनामात भी जो है वो पहुंचते नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन किस हद तक कहाँ तक पहुंची है, इसके ऊपर ज़रूर बात की जाएगी, डिबेट की जाएगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है अरशद नदीम और तला तालिब को बुलाया है, उनसे मुलाकात भी की है, इनामात भी उनमें तकसीम किए गए हैं। यकीनी तौर पर प्लेयर्स का मोराल जो है वो हाई हुआ होगा। साथ ही साथ हॉकी के लिए ज़रूर बात करेंगे। सज्जाद खोकर साहब के लिए हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है कि जितने भी मीडिया पर्सन हैं, जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, वो गलत बात करते हैं, लेकिन कई हद तक जो है पॉसिबिलिटी है कि उनकी बातों में भी दमखम हो। इसके ऊपर भी ज़रूर डिबेट की जाएगी। लेकिन दूसरा टॉपिक जो होगा वो क्रिकेट के हवाले से होगा। अफसोसनाक सूरत हाल रही, पाकिस्तान जीता हुआ मैच जो है वो गवा बैठा है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सबसे पहले ओलंपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद कुरैशी साहब, जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट हैं और क्वालिफाइड कोच भी हैं। उन्हीं के हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं रोमा अल्ताफ, एथलेटिक्स की कोच हैं। राबिया शिदात अब से कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन कर लेंगी। साथ ही साथ और खालिद महमूद साहब जो है क्रिकेट के ऊपर जो है भरपूर अपना तजिया पेश करेंगे। सबसे पहले रोमा, आपकी जानिब आ जाता हूं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया कि बातें तो हम लोग बहुत सारी करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में, आगे के दिनों में अब हम क्या दिख रहे हैं, फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं अब? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया और हम इस प्लेटफॉर्म से बैठकर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे एथलेटिक्स से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये कि देखिए, फ्यूचर प्लानिंग करने से पहले तो हमें जो ये एक आजकल ब्लेम गेम चल रहा है, देखिए इसको ख़त्म करना होगा। ठीक है, पीओए है, पीएसबी है, गवर्नमेंट के और इदारे, फेडरेशन, नेशनल फेडरेशंस, हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस, ये जो एक आपस में ये एक ब्लेम गेम चल रहा है, जो एक दूसरे को ये मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं अपनी सारी जो भी हुआ है, व्हाटएवर इज़ हैपेंड इन ओलंपिक्स, ये चीज़ ख़त्म करके अब हमें नई रिफॉर्मेशंस की तरफ जाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि देखिए ओन करना होगा। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स जो है, इस गेम को कोई ओन ही नहीं करता। जब तक आप किसी चीज़ को ओन नहीं करोगे तो आप उसको, उसके लिए आप स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनाओगे, आप उसको डिलीवर कैसे करोगे। तो बेसिकली हमें हर लेवल पे जाके इसको स्पोर्ट को ओन करना होगा। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। नेशनल हमारी जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको आगे आना होगा। मेरा ख्याल है उनकी रिफॉर्मेशंस होनी चाहिए ताकि वो अपनी। राशिद भाई, आपकी जाने वाले तो राशिद भाई, ब्लेम गेम कैसे खत्म होगा, जो कि मुझे तो लगता है कि बहुत ही मुश्किल बात है। ये हम फिंगर पॉइंटिंग करते रहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाना एक दूसरे की जानब जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता ही नहीं है कि ख़त्म हो पाएंगी। आपके पास क्या इसका कोई हल है? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। देखिए, ब्लेम गेम को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि ब्लेम्स को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, उसका एहतसाब किया जाए। और जब तक ये एहतसाब के प्रोसेस से नहीं गुजरेगा तो आप इसको ब्लेम गेम को ख़त्म नहीं रहेंगे, बल्कि कंटिन्यूटी होगी अगले ओलंपिक के अगले किसी इवेंट के बाद। और ये एक मौका है, पूरा कंसेंसस बना हुआ है कौमी सतह पर, हुकूमत और बहुत सी फेडरेशंस, खुसूसन फेडरेशन से हटके मैं बात करूँगा, हुकूमत और आवाम कम अज़ कम स्पोर्ट्स में इस वक्त इस एक पेज पर हैं कि पीओए सपोज टू स्टेप डाउन और उसका एहतसाब किया जाए, एक चीज़। और फिर कोई एक भी मेरिट बेस पर कोई भी एक स्ट्रक्चर ऐसा आ जाए जो आइंदा स्पोर्ट्स को रन करे। एक तो इसका ये सिलसिला। दूसरा ये कि जैसा आपने कहा कि आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने के लिए एक तो ये सिलसिला ये हो जाएगा। दूसरा ये कि आपके पास अब क्या करना है। जब तक आपके पास ये प्रोग्राम नहीं होगा, अब क्या करना है, अब हम दे सकते हैं राय जी। अब आप ये कीजिए, हमारे पास पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो 1 अरब का आपका बजट है,
एनुअल बजट 1 अरब रुपए का है, जिसमें तमाम खेलों की फेडरेशंस को फंड के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उनकी अपनी तनख्वाहें उसमें शामिल हैं, डेवलपमेंट शामिल है, तो स्पोर्ट्स के लिए बचता क्या? इट्स टोटली निगलेक्टेड एरिया, गवर्नमेंट की जानिब से निगलेक्टेड एरिया है ये कम से कम 10 अरब रुपए का बजट होना चाहिए स्पोर्ट्स का, कम अज कम। आप पूरे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तमाम ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और इसमें हर फेडरेशन के लिए ज़रूरी है कि वो कोई ऐसे सीट क्रिएट करे या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का सिलसिला शुरू करे, स्पॉन्सर्स को लेकर आए और कंटिन्यू लॉन्ग टर्म प्रोग्राम शुरू कर दिए जाए। अब लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आपका एक एलीट पैनल होना चाहिए तमाम स्पोर्ट्स का, तमाम परफॉर्मर्स का। देखिए आप अभी आप कहेंगे कि मैं तंजिया गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे राशिद भैया, 10 अरब की आप बात करें, यहाँ पे आप लोग 1 अरब की अगर बात की जाती है तो आप लोग तो कहते हैं कि ये वो भी पीएसबी खा गई है, फिर आप कहते हैं कि पीओई जो है वो स्टेप डाउन कर जाए। अगर आपको लगता है कि पीओई के आरिफ हसन साहब के अगर स्टेप डाउन करने से, उनके इस्तीफे से मामलात आपको सुधरते हुए अगर दिखाई देते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे कि आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे शो ठीक नहीं करा, मैं आपसे सवाल ठीक नहीं करा, मेरे स्टेप डाउन करने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और अगर पीछे से आपको क्या पता कि पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पीछे से चलने वाली चीज़ें कैसी चल रही हैं, आपको ये नहीं लगता पूरा का पूरा निज़ाम ठीक होने की ज़रूरत है? आपने खुद ही अपनी बात का जवाब कर दिया। देखिए, यू आर रनिंग दिस शो राइट, आपका शो अच्छा चल रहा है तो हम सब यहाँ बैठे और आप शो कर रहे हैं। इस शो के 17 साल के कि मैं खुद बजाते खुद, मेरी ये टीम वर्क है, ये आपको मैं स्क्रीन पे यकीनी तौर पे मैं सामने दिख रहा हूँ, लेकिन पूरा ये टीम वर्क होता है। आपकी टीम, आप जो पीछे बैठे हुए हम लोग को नहीं जानता ना जी, आप इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप इस चीज़ को रन कर रहे हैं। इसी तरह से आरिफ हसन साहब पूरे शो को रन करें पिछले 17 साल से। 17 साल से अगर हमें ओलंपिक में हॉकी जैसा हमारा नेशनल इवेंट है, हम उसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, कौन कसूरवार है? एथलेटिक्स, आपको मैं और चीज़ें बताता हूँ, वेट लिफ्टर्स आप 1-2 एरिया भूले में, रेसलर हमारे वर्ल्ड क्लास हैं, बॉक्सर्स हमारे वर्ल्ड क्लास हैं, कहाँ चले गए वो सब? कौन कसूरवार है इसका? हम तो सिर्फ एथलेटिक्स और वेट लिफ्टर को लेके बात कर रहे हैं। हमें तो इनका ये करना चाहिए जो हमने अचीव किए थे माइलस्टोन, हम वहाँ कहाँ से पीछे हट गए, कैसे हट गए? तो हमें उस सिस्टम को सबसे पहले ये खुद, मैं एहतसाब ही की बात कर रहा हूँ ना, जो बात कर रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। आपके ये लोग टूटते कि ये लोग वाई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि नहीं कर सके, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे? ठीक है, आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दीजिए, और चाहे आप ही दुरुस्त हो, आप आवाम के सामने अपने आप को एहतसाब पेश कर दें, के लिए पेश कर दें, माली इदारों के सामने कहें जी नैब आए और करें इंक्वायरी। अब जैसे अच्छा, ये रोमा आपकी जाने बजाता हूँ, ब्लेम गेम तो मुझे तो नहीं लगता कि ख़त्म हो पाएगा। आपने बहुत बासानी यहाँ पे बैठ के कह दिया, हम भी ठंडे ठंडे कमरों के अंदर बैठ के बहुत सारी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन मसले का हल नहीं निकलता, मसला अपनी जानिब विराजमान ही रहता है और जू का तू रहता है। पीएसबी अब पीओई आपस में जो है समझ लें कि दस्तो गिरेबां है, कोल्ड वॉर चल रही है इनकी, ये मसले से ये आपस में अगर ये एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करना छोड़ेंगे तभी ही आगे बढ़ेंगे। आप ओन करने की अगर बात करती हैं, वजीर आज़म ने भी बुलाया, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी बुलाया, उन्होंने अपनी जानिब से भी चेक तकसीम किए, यहाँ तक के एक एंकर पर्सन वकार ज़का ने खुद जाके एयरपोर्ट पे चेक दिया, 10 लाख रुपए दिए अरशद नदीम को ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। हम लोग अब खुद आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है? देखिए, जहाँ तक अप्रिसिएशन का बात है, जो आप कह रहे हैं कि चेक्स दिए और अप्रिशिएट किए अरशद नदीम को, मुझे एक बात बताएं कि चेक से क्या होता है? अब जो भी अप्रिसिएशन हो रही है, अब उसको जो कुछ भी मिल रहा है, ठीक है ना, ठीक है, वो तो आप इनामात कितने भी दे दें, लेकिन फ़र्क उसको क्या पड़ना है? असल उसको अभी भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फैसिलिटेशन की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर इनसे बिल्कुल अग्री नहीं करूँगी कि पीओए का एहतसाब ये वो, देखिए ये सब ऊपर लेवल की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एहतसाब करे ना करे। मैं आपको बता दूँ, एक आम जो अवाम है, जो हम पब्लिक होती है, हम कोचेज़ हैं, प्लेयर्स हैं, हमारा जो भी ये सिस्टम है, हमें कोई कंसर्न नहीं है कि एहतसाब हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। हमें कंसर्न ये है कि अब और लगता है रोमा कि होगा भी नहीं आइंदा वाले दिनों में, ठीक है। अब मसला ये है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें चाहिए ये कि गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर ले, ठीक है। डायरेक्ट सुपरविजन गवर्नमेंट की होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात से यहाँ पे अग्री किया जा सकता है रोमा, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब जो है खुद उन्होंने 20 साल क्रिकेट खेली है, रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से बैठ के यही बात हो रही है कि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ।
और वो बातें करने से कुछ नहीं है, अभी तो ये है कि कुछ करने का वक्त है। कोई इंस्टीट्यूट, कोई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कायम करें, ठीक है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में हो, जिसमें सब नए लोगों को लेकर आए। देखिए अगर आप पुराने चेहरों को, वही आप पुरानी स्पोर्ट्स फेडरेशन से आप लोगों को लाके बिठा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वो तो वही फेडरेशन से सब उठकर आ रहे। आप नई रिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है आप नए लोगों को लेकर आए। एहतसाब हो रहे हैं डिफरेंट लेवल पे, करते रहे आप स्पोर्ट्स फेडरेशंस का भी एहतसाब करें। मैं ये कहूँगी कि सारी फेडरेशंस, देखिए डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने कई 12 दफ़ा आपने सुना हर प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि हम तो पैसे दे रहे थे, हमारे पैसे गलत जगह जा रहे थे। सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट का जो एक ट्रस्ट लेवल होता है फेडरेशंस के साथ या POA के साथ, वो ख़त्म हो चुका है। अब उस ट्रस्ट लेवल को बिल्डअप कैसे किया जाए? आप स्पोर्ट्स फेडरेशन का भी एहतसाब करें, ठीक है ना, आप उनकी रिफॉर्मेशंस करें। जब तक ये नहीं होगा, देखिए कोई पैसा नहीं देगा। जो प्राइवेट सेक्टर भी होता है वो पैसा लगाने से पहले सोचता है आया कि मेरा पैसा ज़ाया तो नहीं हो रहा है, प्लेयर्स के लिए ही लग रहा है, उनकी फैसिलिटेशन हो रही है, या वो कोई कहीं जाके परफॉर्म करेंगे। स्पॉन्सर्स आप देखें, मतलब कि आपकी बात से मैं यहाँ पे नतीजा यह अखज़ होता है कि आप ये कह रही हैं कि मतलब कि राशिद भाई आपकी तो बात से हमें इत्तफाक नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट को जो है इकदाम उठाने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि आरिफ हसन साहब अगर चले जाते हैं तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, मामला वैसे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है कि मेरी तो सब बातों से एग्री की है इन्होंने। एग्री ना कहते हुए इन्होंने कह दिया जी कि रिफॉर्म होनी चाहिए, इन्होंने कहा चेंज होना चाहिए। लेकिन आपने जस्ट ये बोला ना कि POA, मतलब आप कह रहे थे कि आरिफ हसन साहब को स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, वहां से मुस्ताफी हो जाना चाहिए, लेकिन वो कह रही है कि देखिए इनिशियली नीचे से नहीं, आप ऊपर से ये बात है डायरेक्टली। देखिए इन्होंने किसी भी अंदाज में बात किया, इन्होंने मेरी सारी बात से एग्री किया। और अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज कह दूं, इत्तेसाब क्यों नहीं होना चाहिए? POA कहाँ जिम्मेदार है? मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। आप ही लोगों के साथ अब राबिया शहजाद में, ठीक है राशिद भाई आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। 3 चीजें बहुत जरूरी। राशिद भाई इंट्रोडक्शन करवा दूं, राबिया काफी देर से वेट करें, राबिया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। राबिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आप प्रोग्राम में अपने टाइम देने के लिए। राबिया जो है वेट लिफ्टर है। राबिया, ओलंपिक जो है वो गुजर गया है, लेकिन आफ्टर शॉक जो है अब भी आ रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों के लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। अगले आने क्योंकि ओलंपिक्स आगे जो है वो 4 इयर्स बाद नहीं है, 3 इयर्स बाद है, तो मतलब जो भी अभी एक्शन लेना है हमें फौरी लेना है, क्योंकि अभी ये आधे साल के बाद ये ओलंपिक के जो इवेंट्स होते हैं क्वालिफिकेशन के वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो गवर्नमेंट को, PSB को, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को करना चाहिए, वो जो अपने हमारे जो भी अच्छे एथलीट्स रहे हैं, इस बार उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिससे तरह कालिब, अर्शद नदी, इनको हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग जो बहुत ज्यादा डिफरेंस ला सकती है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। जैसे अब नीरज चोपड़ा को देखें, उनकी ट्रेनिंग यूरोप के अंदर हुई है, तो आई थिंक इंटरनेशनल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरियात है एथलीट्स की। ठीक है, वो भी यही कह रही हैं कि जो है आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। आपकी जो बात से इत्तफाक नहीं किया जा रहा था राशिद भाई, लेकिन आप ये नहीं समझते कि हुकूमत को जो है खुद स्टेप लेना पड़ेगा? देखिए मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिर आप मुझे इसका बताइएगा मैं क्या मैं गलत कह रहा हूँ। एथलेटिक्स की लड़की एक जाती है हमारे परवीन नजमा परवीन को पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने POA को तीसरी मरतबा मई में खत लिखा कि जी इसको मत ना भेजा जाए। इन्होंने चूंकि इन्होंने शादी करने के बाद ना इन्होंने कैंप में रिपोर्ट की है, कोई ट्रेनिंग नहीं की, इसके फिटनेस के बहुत इश्यूज हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन वो अथॉराइज है एंट्री भेजने की। उन्होंने ना सिर्फ इसको भेजा, भेजने की वजह ये थी कि उसको एक खातून शगुफ्ता नामी है जिनका उन्हें एथलेटिक्स कोच जाहिर करके ओलंपिक्स जैसे इवेंट में और उनको पेड हॉलीडेज के लिए भेज दिया। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है कि नॉन एथलीट पर्सन को सिर्फ आप कोच की कैटेगरी में भेज रहे हैं। इसके साथ साथ वेट लिफ्टिंग में जो तलत नदीम के साथ कोच मौजूद थे, तो राशिद भाई वो वाली बात ही नहीं है। आप लोग ट्विटर के ऊपर है, आप लोग फेसबुक के ऊपर हैं, आप लोग आवाज उठा सकते हैं ना चीजों की। आवाज उठाई जा रही है आपके प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल यहाँ से आवाज उठाई जा रही है। वेट लिफ्टर के कोच के साथ उनकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट गए हैं। आप ये देखिए ओलंपिक के मुकाबलों में हमारे वेट लिफ्टर के साथ सिला रहमी के तौर पर, मैं सिला रहमी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमारे फलस्तीनी कोच आकर वहां पर उनकी मदद कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी जा रहे हैं
आप उनके बैडमिंटन के प्लेयर के साथ एज ए कोच, ये कौन सा तरीका वारदात है भाई? जो कोचेस पूरी जिंदगी लगाते हैं यहाँ के लोगों को ट्रेन करने में, ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोल रहा, अरशद नदीम के साथ वही कोच गया जो उसके साथ जो उसको चाहिए था, जो उसने डिमांड किया था। वाहिद एक वो एथलेटिक फेडरेशन थी जिसने के उसको वो कोच प्रोवाइड किया जिसकी जरूरत थी। देखिए, हमें अच्छे प्लेयर के साथ उसका वही कोच भेजना चाहिए जिसके साथ वो ट्रेनिंग करता हो, या कम से कम एक लेवल होता है कोचिंग का। ये थोड़ी आप सियासी रिश्वत दे रहे हैं, ये इसको सियासी रिश्वत के तौर पे आप। रोमा, आपकी जाने मानना चाहूंगा, रोमा पर्ची सिस्टम कैसे खत्म हो सकता है? आपके पास इसका कोई जो है बिल्कुल कोई हल है, कोई आसान सा? देखिए, आसान सा हल यही है कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट, मैं अब फिर कहूँगी कि इस चीज़ को अपने अंडर में लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, मेरी हिमायत कर दी इन्होंने। पीएसबी, अगर ये है कि पीएसबी के कोई मतलब उसमें अथॉरिटी इतनी नहीं है, या अगर वहाँ प्रॉब्लम्स हो रहा है फंड्स का या जो भी, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को अब एक अलग से देखे, पीओए जैसा कोई इदारा फॉर्म कर दे ना, डेवलपमेंट का एक कोई सेंटर फॉर्म कर दे। पीओए, आरिफ हसन साहब ने बहुत ओपनली नेशनल टीवी पे कई दफ़ा कहा कि हम उनके चार्टर में नहीं था ये डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो जब एक बंदा, मैं ये नहीं कह रही एहतसाब सबका होना चाहिए भाई नीचे से ऊपर तक। द थिंग इज़ कि मैं ये कहीं फ़ायदा कुछ भी इसलिए नहीं है कि जब एक बंदा इतना ओपनली कह रहा है कि जी हमारे चार्टर में नहीं है, तो मेरा ख्याल है आईपीसी मिनिस्टर को फ़ौरन बहुत जल्दी एक क्विक स्टेप लेना चाहिए कि आप उनको उससे जो कि मुझे मुश्किल लगता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मुझे मुश्किल लगता है। ठीक है राबिया, आप वेट करेंगे यकीनी तौर पर। राबिया, पीएसबी पीओए आपस में इनकी कोल्ड वॉर चल रही है, जिसकी वजह से खिलाड़ी जो हैं, जिसकी वजह से एथलीट जो हैं वो कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। ठीक है, यकीनी तौर पे अब ये भी बातें खुल के सामने आने लग पड़ी हैं कि पर्ची सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। आपको कभी इस तरह से सामना करना पड़ा है? और आप ये भी साथ ही साथ बता दीजिएगा, आप खुद एक वेट लिफ्टर हैं, कि सहूलियात के किन किन फुकदान को जो है आपको देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है? आप जानते हैं पाकिस्तान में हर शोबे में हर जगह करप्शन है, तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली पीएसबी पीओए के अंदर भी है। जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं वो काम करना नहीं चाह रहे एथलीट्स की बेहतरी के लिए। अभी रिसेंटली जिस चीज से मैं गुजर रही हूँ, मेरी एंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में भेजी नहीं जा रही है, सिर्फ एक सेक्रेटरी क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा मुझे इंटरनेशनली भेजने का, तो वो मेरी एंट्रीज नहीं भेज रहे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में, जबकि मैंने अपने सब फाइनेंस के ऊपर जाना है। तो ना पीएसबी कुछ कर सकती है, ना पीओए कुछ कर सकती है। वो कह रहे हैं हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप मुझे बताएं, आप जवाब आप बताएं कि कोई नेशनल फेडरेशन चल सकती है बगैर पीएसबी के पास रजिस्टर हुए? और पीएसबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पीएसबी ने स्पोर्ट्स फेडरेशंस को, नेशनल फेडरेशंस को चलाना है। लेकिन राबिया, यहाँ पे एक बड़ी मेन इंपॉर्टेंट बात आपसे जरूर ये करना चाहूंगा कि टैलेंट जो वो बिल्कुल भी ढकता और छुपता नहीं है, वो भर के सामने आ जाता है। अरशद नदीम को जो है बिल्कुल कोई चीज मुहैया नहीं की गई, सहूलियात का फुकदान था। तला तालिब के पास वेट नहीं था। उनका खुद ये कहना है कि एटलीस्ट 3 मरतबा तो ट्रेनिंग हमें करनी पड़ती है, तब जाके हम वर्ल्ड टाइटल के लिए जो है हमारी जो हम बिल्डअप होते हैं। लेकिन जब ये चीजें नहीं है, उसके बावजूद जो उन्होंने कम्पीट किया और वो आगे भी आए। वो बिल्कुल सही बात है। उनको मतलब ऐसे हर्डल्स फेस नहीं होंगे क्योंकि फेडरेशन के लोग उनको अंदर से उनको पीछे कर रहे होंगे, हम आपको कॉम्पिटिशंस में नहीं भेजेंगे। एटलीस्ट उनकी फेडरेशंस ने ये किया कि कॉम्पिटिशंस के अंदर भेजा, और जितना फेडरेशन से हो सका उन्होंने उनको उतना सपोर्ट किया। अब बात आती है कि पीएसबी और पीओए की सपोर्ट इतनी नहीं थी, लेकिन फेडरेशंस की उनको पूरी सपोर्ट थी, और आई गेस उनकी फैमिली की भी काफी सपोर्ट रही है, जिसकी वजह से वो उस मुकाम तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी चीज तो उनकी अपनी बहुत ज्यादा मेहनत थी। जी राशिद भाई, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं तो इनकी बहुत अच्छी बात की इन्होंने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताना ज़रूरी है। तलहा ने बहुत वाज़ेह तौर पर फेडरेशन को ब्लेम किया, पहला उसका इंटरव्यू यही था। ठीक है, अच्छा, वाहिद एक अरशद नदीम है जिसने किसी को ब्लेम नहीं किया, कोई सहूलियात का नहीं। क्यों? क्योंकि इस लड़के को फेडरेशन ने या जितनी भी उसकी बिसात थी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, मुख्तलिफ ममालिक में ट्रेनिंग के लिए भेजा भी। और हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती है कि वो कोविड का शिकार भी है टर्की में, वहाँ स्टक भी कर गए। ये मुकाबले से कुछ अर्सा पहले की बात है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि देखिए, उन्होंने कहा मुझे ये कोच चाहिए, फयाज बुखारी साहब। वो डे 1 से वो जहाँ दुनिया में जाते हैं उनके साथ जाते हैं, वो ओलंपिक में भी उनके साथ गए हुए थे। हाँ, तलहा के साथ बहुत जाती रही,
उन्हें मुकाबलों से भी रोका गया। इसके अलावा हम कुछ लोगों को भूल गए, इनाम भट्ट जो कि हमारे नेशनल हीरो हैं, रेसलर हैं, उन्होंने जिन लोगों को यहाँ पर 2-2, 3-3 बार पहलवानों को हराया हुआ था, वो क्वालिफाई करके पहुंचे ओलंपिक्स में खेलने। और चूंकि रेसलिंग फेडरेशन ने भी अब इनको सपोर्ट नहीं किया था, मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सके, वो क्वालिफाई नहीं कर सके, वो नहीं जा सके यहाँ से। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वाहिद एक लड़का ऐसा है जिसको मैं जानता हूँ, जिसकी फेडरेशन ने उसको डे 1 से बैक किया। 7 साल से हम लोग सुन रहे हैं। जब हमें होता था कि इनके प्रेसिडेंट साहब कहते थे ये हमारा बच्चा तैयार हो रहा है वर्ल्ड के लिए, ये वर्ल्ड के लिए तैयार हो रहा है। और देखिए जो उन्होंने थ्रो किया ना, वो नो डाउट बहुत अच्छा थ्रो है, वो उसमें कोई शक नहीं है। 1-8 मीटर का थ्रो में मार्जिन होता है, तो ठीक है वो अपना पर्सनल बेस्ट नहीं कर सके। उसके पीछे आपके अभी बता चुका, कोविड से वो रिकवर करके आए, वो भी सिलसिला था। थोड़ा एल्बो का भी एक मसला था, इंजरी थी उनकी, गोल्फ एल्बो की उन्हें इंजरी थी, जिससे वो आपने देखा टेपिंग करके वो थ्रो कर रहे थे। लेकिन फिर भी नो डाउट अरशद नदीम ने वर्ल्ड क्लास। लेकिन फिर भी एक बहुत ही अजीब सी बात है राशिद भाई कि हम अपने प्लेयर से, अपने खिलाड़ियों से, अपने एथलीट से मोहब्बत नहीं करते। आप ही की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको एक खबर भी आपसे शेयर करता हूँ। बार्सिलोना से खेलते रहे मैसी जो अर्जेंटाइन से उनका ताल्लुक है, लियोनेल मेसी का, उन्होंने जब 21 साल के बाद जब उन्होंने छोड़ दिया अपने क्लब को, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ज़ारो कतार रो रहे थे। उनकी वाइफ ने उनको एक टिश्यू पेपर दिया, उस टिश्यू पेपर की आज जो कीमत लग रही है और जब उसकी बोली लगती है तो 16 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। मैं सीधी सी बात कर देता हूँ। तो रोमा आपकी जानिब आऊँगा, ये अकीदा, ये मोहब्बत यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं फिर कहना चाहूँगी कि हमारे स्पोर्ट्स में बदलाव आएगा जब हम फेडरेशंस और प्रोविंशियल लेवल पे सारी तमाम एसोसिएशंस का हम रिफॉर्मेशंस करें, और साथ में प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्पॉन्सर्स को हम लेकर प्राइवेट स्पॉन्सर्स को साथ लेकर जरूर आए। की जहाँ तक आपने बात की है, देखिए वो राबिया, बिल्कुल आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगा, फिर ब्रेक के बाद हम जो है हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद महमूद साहब। बिल्कुल राबिया, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आई। राबिया बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या तैयारी कर रही हैं, कौन से गेम्स के, कौन से इवेंट्स के लिए? मैंने अभी आपके साथ ड्यूरिंग द शो एक बात की थी कि जो फेडरेशन है वो एंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में भेजती रही है, और इस साल के अंदर मैंने कोई 3 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस ऑलरेडी मिस कर दिए हैं। वर्ल्ड के चैंपियनशिप भी है, मेरा वर्ल्ड के आखिरी साल जूनियर का था। अनफॉर्चुनेटली मैं वो खेल नहीं सकी, उसे अवेल नहीं कर सकी, और मैं इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रही थी कि मैं जूनियर में मेडल भी ला सकती हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। इंशाल्लाह चैंपियनशिप है, एशिया पैसिफिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप, अगर अल्लाह की मेहरबानी हुई और उनकी मेहरबानी हुई, उन्होंने मेरी एंट्री भेज दी, जबकि जाना मैंने सब इंशाल्लाह। राबिया, हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आपके साथ भरपूर आपके साथ ही रहेंगी। हमारे साथ मौजूद है राशिद कुरैशी साहब, रोमा अल्ताफ साहिबा और राबिया शहजाद। आपका बेहद शुक्रिया, आपने जो है टाइम दिया हमें। अब हमें ज्वाइन करेंगे खालिद महमूद साहब। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच अपने हाथ से निकाल दिया है। कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। स्पोर्ट्स जोन में अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज़ से बाआसानी जीता हुआ मैच हार गया है। सनसनीखेज मुकाबला नहीं भी होता है तो हम भरपूर कोशिश कर लेते हैं कि उस मुकाबले को सनसनीखेज बना दिया जाए। बहुत आसान कैचेस थे 3 जिनको ड्रॉप किया गया, उसके बाद ये मैच निकल गया। बेशक बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। जब आपको ऑलरेडी आपके नॉलेज में है कि ग्रीन कलर की विकेट होगी, बॉल बहुत तेज आएगा और विकेट जो है बाउंस भी करेंगी, तो आपको वैसी कंडीशंस के ऊपर वैसे ही खिलाड़ी खिलाने चाहिए थे। काफ़ी हद तक सेलेक्टर्स की भी गलती है, काफ़ी हद तक कोचेस की भी गलती है, लेकिन खेलने वालों की मुसलसल गलतियां वही हैं और वैसे दोहराई जा रही हैं। खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। खालिद महमूद साहब, बहुत बुरी तरह से हार हो गई है। बासानी हम लोग ये मैच जीत सकते थे, काफ़ी हद तक हमारे पास था मैच, लेकिन हम ये मैच दे बैठे वेस्ट इंडीज को। अब्दुल्ला भाई, आप इतना इस पे ना करें, क्योंकि इस हार को हार नहीं कहते एक विकेट की। इट वाज जस्ट टच एंड गो सिचुएशन,
और इसमें अगर आप इसकी जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव इसकी करेंगे एनालिसिस, तो आपको ये लगेगा कि वेस्ट इंडीज की टीम अपने ही ग्राउंड में, अपने ही बैकयार्ड में बिल्कुल पता नहीं क्यों इतना खराब खेल गई, क्योंकि मैच तो यार पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट की और सब कुछ किया, लेकिन वेस्ट इंडीज के हाथ में तो मैच पहले दिन से ही था ना, वो जब पाकिस्तान की टीम कम स्कोर पे आउट हो गई थी, ठीक है ना। अब वेस्ट इंडीज की टीम जो है, मतलब हालांकि उभरती हुई टीम है, उनके काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, और अपने हाँ, ये मैच अगर शारजा में हो रहा होता है, यूएई में हो रहा होता है, खालिद भाई आपके ओपनर्स के जो शहजादे हैं वो कर क्या रहे हैं आजकल? यार पाकिस्तान की टीम का तो यही हाल है ना। पाकिस्तान की टीम देखे ना, अभी ज़ाहिर उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया ना इमरान भट्ट को। अब बिल्कुल जो है, मतलब वो स्लिप का फील्डर तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका काम तो यार उससे हमें रन चाहिए ना, रन वो बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा। और शान मसूद तो बहुत बेहतर रहता है उससे, कोई शक ही नहीं है इस बात पे। ठीक है, आपने जो मेरी गुफ्तगू, मेरे इंट्रोडक्शन, मेरे तज्ज़िये को बिल्कुल पलट के और उलट के रख दिया। इसी पे रोमा पर आ जाते हैं। रोमा, यकीनी तौर पे वैसे तो आप एथलेटिक्स की कोच हैं, ठीक है, लेकिन आपने मुझसे स्टार्टिंग के अंदर, खालिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर भी गेस्ट मौजूद हैं, आप उनकी भी गुफ्तगू जो मुलाहिजा कीजिएगा। रोमा, जैसे कि आप स्टार्टिंग में जब आई थी तो ऑफ कैम जब हम बैठ के जब बात करें तो आप ये कह रही थी कि आप मुझसे शिकवा कर रही थी कि क्रिकेट के ऊपर तो बहुत खर्चा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट से भी कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे जो है आपकी बात में सदाकत तो है वैसे। जी बिल्कुल, देखिए दूसरे स्पोर्ट्स के साथ तो नाइंसाफ़ी होती है। क्रिकेट को जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया, पीसीबी एक इतना बड़ा इदारा फॉर्म हुआ, उन्होंने अपने सारे क्रिकेटर्स को देखिए ना पेड करके रखा है, मंथली उनकी इतनी सैलरीज और मतलब है कि आप देखिए ना मेंटली उनको बिल्कुल इतना रिलैक्स कर दिया कि वो पूरे तवज्जो अपना गेम पे दे सकते हैं। अब अगर उसके बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो तो देखिए इनके कोचेस, ट्रेनर्स, इनको डीपली जाके थारली देखना चाहिए कि क्यों ये इतनी फैसिलिटीज़ के बावजूद परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में प्रॉब्लम सारा ये है कि स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी नहीं बनाया जाता है। स्पोर्ट्स बहुत ही एक जो है ना एक सेकेंडरी सा एक साइड में रख दिया है कि हाँ भाई अगर खुद से खेल कर कोई ऊपर आ जाता है तो चलो ठीक है, उसको ऊपर ले जाते हैं, चलो इस पे पैसा लगा दो। मतलब हमारे पास प्रायोरिटी ही नहीं है स्पोर्ट्स की। अब आप ग्रास ये तो हम बात कर चुके हैं, ये तो मुसलसल बात होती चली आ रही है, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। प्रायोरिटी तो वाकई में नहीं है, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर्स, हमारे ओपनर्स मुसलसल फेल हो रहे हैं। राशिद कुरैशी साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो जो है बिल्कुल सर्टिफाइड कोच भी, कोचिंग भी करते रहे और आप कोयटा ग्लैडिएटर्स से मंसूब भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए खालिद भाई ने जो बात किया मैं उसी को सेकंड करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। मैं पिछले 6 सीज़न से कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ ही हूँ। देखिए 3 एरियाज़ हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। मैं सिर्फ सिलेक्टर्स की एक बात कहूँगा कि किसी को ये कहकर खिलाएं कि स्लिप का अच्छा फील्डर है, आई फील वेरी सॉरी। दूसरा जो आपने बात की थी शुरू में, मैं उसको कहूँगा कैचेस विन मैचेस। अगर आप इस स्टेज के ऊपर कैचेस छोड़ेंगे तो आई एम सॉरी, ये कोई इसमें फिर गुंजाइश नहीं बनती कि आप कम बैक कर सके, इतना कोई एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो मैं ठीक है, आपकी बॉलिंग यूनिट ने अच्छा किया, फील्डिंग यूनिट की वो सपोर्ट नहीं रही, बैटिंग यूनिट का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, कट इन शॉट ये है, ये मैं इसके मुतालिक। खालिद महमूद साहब, आपने मुकम्मल तौर पे गुफ्तगू मुलाहिजा कर ली होगी, आपने सुन लिया होगा क्या राय रखते हैं जो स्टूडियोज के अंदर मेरे साथ गेस्ट मौजूद है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेस्ट इंडीज से इस तरह से हार जाना, आप कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ICC T20 वर्ल्ड कप का जो है उसके शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया, जबकि इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ये UAE और ओमान में होगा और पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई में होगा और फाइनल दुबई में ही खेला जाएगा। इसके लिए आपको क्या लगता है, किस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं? फील्डिंग का शोबा बिल्कुल नाकिस है, इस पे ऊपर मुसलसल और शुरू से मैं कहता रहता हूं कि बहुत ज्यादा जोर देने की, दबाव देने की जरूरत है, लेकिन हम उतना ही इस पे वीक होते चले जा रहे हैं। तो मैं आपकी गेस्ट का जवाब दे दूं, रोमा साहिबा का। उन्होंने फरमाया कि क्रिकेट पे बहुत ज्यादा अखराजात किए जाते हैं, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बात ये है जी, बात ये है कि क्रिकेट एक जो क्रिकेटर्स जो है ना वो तो अर्न करते हैं। क्रिकेट के मैच के जो ब्रॉडकास्ट डील्स हैं वो तो मिलियंस में होती हैं। क्रिकेटर्स की वजह से ही तो पाकिस्तान की अर्निंग होती है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ किसी और प्रोविंस की कोई फंडिंग नहीं करती। क्रिकेट वाहिद खेल है पाकिस्तान का जो सेल्फ सस्टेनिंग है, जिसको किसी गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर क्रिकेटर्स जो प्रोफेशनल्स हैं और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो कि जाहिर है
अक्सर और बेशतर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, कभी कभार हो जाता है अप एंड डाउन भी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए पूरे सिस्टम को ब्लेम करना वो बिल्कुल क्रिकेट पे इतना मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब आपके जो राशिद साहब ने कहा कि कैचेस विन मैचेस, कोई डाउट नहीं है, बात बिल्कुल सही है, कहावत भी है और प्रैक्टिकल भी यही है। लेकिन एक चीज और भी होती है, राशिद साहब तो क्रिकेट के कोच हैं, उनको मुझसे बेहतर पता होगा कि देखिए कल इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ है, ठीक है ना। इंडिया ने 60 ओवर में इंग्लैंड को दिए थे 60 ओवर, 60 ओवर में आउट करेंगे। यार इंडिया ने तो पाकिस्तान से ज्यादा कल कैचेस छोड़े, कोहली ने 3 कैच छोड़े, फिर भी इंडिया जीत गया। तो मतलब ये होता है कि आपको चांसेस क्रिएट करना होता है। ड्रॉप कैचेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग। इंडिया ने कल जो बॉलिंग की है ना, जब आप तूफानी बॉलिंग करते हैं, जब आप पेनिट्रेटिव बॉलिंग करते हैं तो चांसेस निकलते हैं, कुछ छूटते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। अगर आपकी बॉलिंग में सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है ना, बहुत ही जब क्रूशियल सिचुएशन हो जाए इस तरह की, एक तो आपने स्कोर कम किया हो, उसके बाद आपकी गेंदबाजी अच्छी ना हो रही हो, फिर आप कैच भी छोड़ दें। आप हिंदुस्तान से कहां कंपेयर कर रहे हैं? हिंदुस्तान का पहाड़ जैसा स्कोर, अगर उसके बाद अगर वो कैच ड्रॉप कर भी देते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वहां पे वो कवर कर लेते अपनी गेंदबाजी से उसको। फिर हाँ, तो अब पाकिस्तान तो अब वो बॉलिंग बहरहाल वो कैचेस तो पकड़ने चाहिए, कोई शक नहीं। अब आप T20 की जो बात करें, वर्ल्ड T20 में उसमें पाकिस्तान का चांस अच्छा होगा। इसकी वजह यह है कि T20 का फॉर्मेट पाकिस्तान को सूट करता है, ठीक है ना। T20 का फॉर्मेट पाकिस्तान को सूट करता है। टेस्ट मैच की टीम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की वो नहीं है इतनी अच्छी, इसलिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कोई हमें नजर नहीं आ रहा। तो रोमा ठीक कह रही है ना कि आप फजूल के अखराजात करें, फिर T20 क्यों ना खेल लें बस खालिद साहब, दिल बर्दाश्त हो के तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं ना, ओ लेवल में, ए लेवल में। ऐसा तो नहीं होता कि आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपसे मैथ्स भी करेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे या उसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। तो इसी तरह होता है। टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है आपने। खाने वाले में तो ग्राउंड के अंदर मिर्चें और कद्दू और करेले इस तरह की चीज उगाई जा रही, सब्जी के बागात लगा दिए गए वहां पे, तो वो लोग तो फिर इसी में खुश है। वो कह रहे हैं कि क्रिकेट से कुछ मिल नहीं रहा, वहां से क्रिकेटर्स तो प्रोड्यूस हो नहीं रहे। नहीं, पाकिस्तान का क्रिकेट एक वाहिद खेल है जिसमें पाकिस्तान की टीम एक्सेल करती है, इसमें पाकिस्तान का बेपनाह टैलेंट है। ठीक है, आप ही के जवाब को मैं आगे कन्वे करती हूँ तो रोमा की जानिब। रोमा, जैसा कि उन्होंने तो कह दिया कि आप खर्चा करें पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ऊपर, हुकूमत खर्चा करे या ना करे, क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट के शौकीन लोग कभी खत्म नहीं हो सकते। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली मैंने यही बात की कि क्रिकेट एक्सेल करेगा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। और क्रिकेट लोग देखेंगे क्योंकि आप क्रिकेट पे पैसा भी तो उतना लगा रहे हो ना। आपने क्रिकेट को ग्लैमराइज कर दिया है, आपने क्रिकेट को एक ब्रांड बना दिया ना, क्रिकेटर्स आपके ब्रांड बन चुके हैं। और मेरा कहना यही है कि मैं यही सजेशन है कि जब तक आप दूसरे स्पोर्ट्स को आप ब्रांड नहीं बनाओगे, दूसरे स्पोर्ट्स में आप प्राइवेट सेक्टर से और स्पॉन्सर्स को नहीं लेकर आओगे, दूसरे स्पोर्ट हॉकी ले लें, आप तला तालिब को ले लें, आप अरशद नदीम को ले लें, जब तक आप इनको ब्रांड नहीं बनाओगे, आप उनको इतनी फ्रीडम नहीं दोगे कि उनको दूसरे स्पॉन्सर्स आके स्पॉन्सरशिप दें और आप उनको उनके ऊपर पैसा नहीं लगाओगे, तो उस वक्त तक वो स्पोर्ट्स ऊपर नहीं जा सकते हो। आपको ग्लैमर लाने के लिए आपको पैसा लगाना होगा और इसीलिए आपको गवर्नमेंट को एक सेपरेट, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, एक सेपरेट एक इदारा बनाना होगा, एक न्यूट्रल इदारा जिसको प्राइवेट सेक्टर चलाए और पैसा लगाए और स्पॉन्सर्स लेकर आए, वहाँ से पैसा जनरेट करें उन प्लेयर्स के लिए। यही वाहिद हल है, उसके अलावा आपका स्पोर्ट्स ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, दीगर खेलों पे पैसा जरूरी लगाना पड़ेगा। राशिद साहब, आपकी बात का जवाब भी दे दिया, आप पहले तो उनकी बात का जवाब दे दीजिएगा यकीनी तौर पे खालिद महमूद साहब की, लेकिन साथ ही साथ जो है अब बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से मेरा आपसे एक मामूली सा एक सवाल है छोटा सा। बाबर आजम की बल्लेबाजी जो काफी हद तक मुतासिर हो गई जब से वो कप्तान बने हैं। देखिए, बाबर आजम का अगर आप देखिए स्ट्राइक रेट भी देखें तो वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि आप 150 या उससे ऊपर का रहा, वो बड़ा क्लोज रहता है। आपके T20 में भी मतलब 110 120 के दरमियान रहता है, बट ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। और जहाँ तक रहा कप्तानी का सवाल, होते हैं इश्यूज़ हैं, लेकिन बाबर आजम बहुत मुस्तकिल मिजाज किस्म का बैट्समैन है, वो इन चीज़ों को संभाल लेंगे। जहाँ तक दूसरी बात रही, वो अभी जो रोमा ने बात किया कि सेपरेट इदारा होना चाहिए, सब मेरा ख्याल है सब फैंटेसी वर्ल्ड की बातें, ये फैंटेसी वर्ल्ड की बातें, प्रैक्टिकल बातें हैं नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हमें अपने माशरे को, अपने फर्म, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, हाँ ये जो फेडरेशंस हैं इनको सपोर्ट तमाम को करना चाहिए, सबको। और ये फेडरेशन जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स को ब्रांड बनाया,
और जब क्रिकेटर्स ब्रांड बने तो क्रिकेट ब्रांड बन गई। तो इसी तरह से जिस स्पोर्ट्स में फेडरेशन इन्वॉल्व है वो अपने प्लेयर्स को ब्रांड बनाए, उनकी फेडरेशन भी। राशिद भाई फिर उनकी परफॉर्मेंस भी है। खालिद साहब आपकी जानिब आ जाता हूँ, जैसे कि मैंने राशिद भाई से एक बड़ा सिंपल सा सवाल किया कि जब से बाबर आजम कप्तान बने हैं उसके बाद से उनकी बैटिंग जो है काफी हद तक मुतासिर हो गई है, लेकिन आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर रिजवान जो है, रिजवान की जानिब से वैसी विकेट कीपिंग नहीं दिखी जा रही जैसे सरफराज विकेट कीपिंग करते थे। आपको नहीं लगता कि सरफराज की जगह भी अब बनती दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ, ठीक है ना। इस आपकी एनालिसिस से, आपकी ओपनिंग वाले से तो मैंने थोड़ा डिफर किया था, ठीक है ना, ओपनिंग स्टेटमेंट से, मैच के हवाले से, लेकिन ये वाली बात बिल्कुल आपकी 100% दुरुस्त है और मैं एग्री करता हूँ। बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि वो पाकिस्तान का एसेट है और उसके ऊपर पूरी टीम डिपेंड करती है, ठीक है ना। इंडिया की टीम कोहली को कप्तान इसलिए बनाती है, कोहली मुसलसल फेल हो रहे हैं लेकिन टीम उनकी क्योंकि 5-6 बैट्समैन अच्छे हैं ना, वो संभाल लेते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी नहीं है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बाबर आजम पे, लिहाजा बाबर आजम को कप्तानी का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना चाहिए था, इससे उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होती। और बिल्कुल रिजवान को मैंने आपसे ही गुफ्तगू की है और दीगर चैनल पे मेरी बात होती रही है कि रिजवान को यार बहुत ज्यादा टू मच प्रमोट किया गया है जो क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ठीक है ना। वो अब वो कहीं पे भी लड़खड़ाएंगे या कहीं पे, तो ये बिल्कुल सरफराज को वापस लेने में जैसे एक टाइम पे सरफराज को सराखों पे बिठा लेते कि सरफराज धोखा नहीं देगा। नहीं, सरफराज देखो ना, सरफराज को हटाने के लिए तो रिजवान को इतना रेड कारपेट दिया गया, उसको सारे जो मिसबा है, वकार है और भी जितने क्रिकेट बोर्ड का पूरा जो है ना पूरे रिसोर्सेज है वो सिर्फ इसको प्रमोट करने के लिए रिजवान, ताकि वो साइडलाइन अगर उन्होंने किया सरफराज को ताकि उनका फैसला सही साबित हो जाए, लेकिन उनका फैसला गलत साबित हो गया। और सरफराज अगर देखें ना, सरफराज अगर आप उसको लेते हैं, सरफराज एक मतलब अपना ठीक ठाक टीम चला रहा था, पाकिस्तान की टीम T20 में उस नंबर 1 थी, अगर वो 2 सीरीज हार भी गया था इससे क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ना, तो सभी सीरीज हारते हैं, बाबर आजम भी तो टेस्ट मैच हार गया ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको निकाल देंगे, है ना। तो ये बिल्कुल आपका वो बिल्कुल सही है। बाबर आजम को ऑलरेडी इतना मतलब क्योंकि टीम का ना कि वो बेस्ट बैट्समैन है बल्कि एक वाहिद वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है पाकिस्तान की टीम में, ठीक है ना। तो उसके ऊपर किसी भी मुल्क का मतलब वो पूरा दारोमदार बैटिंग का उसी के ऊपर है, तो अब उसको मजीद उससे कप्तानी करा कि क्यों हम उसका मजीद इम्तिहान भी उसको डाल रहे हैं। चलिए, आपने फील्डिंग के हवाले से भी बता दिया, बॉलिंग के हवाले से भी, इंडिविजुअल प्लेयर्स के हवाले से जरूर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब मैं बॉलिंग की जाने बात जाता हूँ। खालिद साहब देखिए, एक दौर वो था कि बॉलिंग ऐसा वेपन था कि आप ये कहते थे घर बैठे बैठे टीवी देखते हुए कि आपने 150 या 200 स्कोर भी कर लिया है तो वकार, वसीम, शुएब संभाल लेंगे या कि परक्षे उड़ा देंगे, शाहीन छा जाएंगे, ये विकेटें खा जाएंगे। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। अगर 320, 330 स्कोर भी बन जाता है हम वो भी डिफेंड नहीं कर पाते हैं। भाई ये तो देखें ना, वक्त की बात है। एक वक्त था जो वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग तूफानी कहलाती थी क्लाइव लॉयड के जमाने में, ठीक है ना, लेकिन वो एक दौर था, वो गुजर गया। जैसे पाकिस्तान की भी दौर कर जब वसीम, वकार और शुएब और आकिब जावेद ये लोग जब होते थे उस वक्त तो वाकई पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग थी दुनिया की नंबर 1 थी। तो मुश्ताक अहमद लेग स्पिन भी, सकलैन मुश्ताक की ऑफ स्पिन, तो वो पाकिस्तान का जो अटैक था ना वो वर्ल्ड क्लास किया, वो आउट ऑफ मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो वो कभी कभी फेजेस में होता है। इस वक्त पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग या स्पिन अटैक है वो जस्ट एवरेज है, बुरा भी नहीं है तो इतना कोई अच्छा भी नहीं है कि अच्छा। पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले पाकिस्तान की टीम बॉलर्स की वजह से मैच जीतती थी। उस वक्त भी पाकिस्तान के बैट्समैन उस वक्त भी इनकंसिस्टेंट थे, 1-2 पे ही था, इंतजाम पे रिलायंस था, यूसुफ योहाना पे था और बैटिंग इतने क्लिक नहीं करती थी, लेकिन बॉलर संभाल लेते थे। लेकिन अभी तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है ना, आपकी बैटिंग भी क्लिक नहीं कर रही है और बॉलिंग चूंकि एवरेज है, ठीक है ना, एवरेज है। अब कर गया अच्छा है, शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी अगले मैच में भी वो अच्छा करेगा। सही बात है। शाहीन ने आपको लगता नहीं काफी टाइम के बाद परफॉर्म किया है वैसे? नहीं, शाहीन ने किया, ठीक, शाहीन में कैपेबल है कि शाहीन में कोई इसकी, लेकिन वो आप शाहीन को वसीम अकरम तो नहीं कह सकते ना यार। बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे पास वक्त जी बताइए। बिल्कुल इख्तिताम की जानिब जाएंगे। लास्ट कमेंट कर दीजिएगा आने वाली सीरीज के ऊपर, मुझे अपने बाकी गेस्ट से भी लास्ट कमेंट लेना है जी। खालिद साहब, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का सेकंड टेस्ट मैच में जाहिर है पाकिस्तान को बहुत बेहतर खेलना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बेहतर खेलना पड़ेगा। रोमा आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा अपने यूथ के लिए, आने वाले लोगों के लिए, अब जो स्पोर्ट्स और एथलीट्स का हिस्सा बनने को जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो मामलात इतने अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस यही है कि हमारे यूथ के लिए बस खुदारा ये है कि सारा प्राइवेट सेक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है
कि वो प्लीज आए और स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दें, ठीक है, स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दें। ठीक है, राशिद भाई आप क्या कहेंगे? राशिद भाई देखिए, ओलंपिक चले गए और अगले ओलंपिक को टारगेट कीजिए। जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उसके टॉप परफॉर्मर उनको एलिट पैनल बनाइए और विजन 24-28 लेकर गवर्नमेंट सपोर्ट करे फेडरेशंस को और बहुत ही मॉनिटर्ड किस्म की फुली फैसिलिटीज के साथ उन्हें तमाम फैसिलिटीज मतलब प्रोवाइड करनी चाहिए। तमाम तरह फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे राशिद कुरैशी साहब, रोमा अल्ताफ साहिबा, राबिया शहजाद साहिबा, खालिद महमूद साहब, आप चारों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात करी ओलंपिक के हवाले से। ओलंपिक बेशक गुजर गया, आफ्टर शॉक्स अब भी आ रहे हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए, ताकि हम लोग आगे जब कम्पीट करें तो इंशाअल्लाह ताला अजीज गोल्ड मेडल जरूर जीत कर लाएं। लेकिन अब क्रिकेट के हवाले से अगर बात करूं तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अपने मेजबान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।